नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया है और इसके बाद से ही देश भर में इसे लेकर के राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां जहां इस कदम को पिछड़ों के हित में बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इन आंकड़ों के जरिए लोगों को जातीय आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना के आंकड़े के बाद देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी? 2024 के चुनाव से पहले इसे इंडिया गठबंधन की रणनीति के तौर पर भी क्या देखा जाए, लेकिन देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन इसे लेकर के चुनाव में कैसे उतरता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी इंडिया गठबंधन के इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे, इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, कोई सवाल नहीं उठ रहा। सभी लोगों की कामना थी, और सवाल उठता तो कल तो सारे बिहार की जितनी राजनीतिक दलें थी सबने स्वागत किया है, साथ में मीटिंग। बिहार में वो ये देखते कि इन पिछड़ों की दशा खराब क्यों हो रही, इनकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो रही, वहाँ ये देखते कि इनकी शैक्षिक स्थिति खराब क्यों हो रही है, वहाँ ये देखते कि ये आज इस वर्तमान युग में पूरे भारतवर्ष में अन्य प्रदेशों से पिछड़ क्यों रहे हैं। इसकी चिंता उनको नहीं है, चिंता इनको वोट की है, चुनाव की है, और चुनाव में संभावित हार। जातीय जनगणना विसंगति दूर हो जाए, परिभाषित हो जाए, जहाँ अनुसूचित वाला अनुसूचित में गिने जाए, पिछड़ी वाला पिछड़ी में गिने जाए। और इसी बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है कि क्या जातिगत जनगणना के बाद पूरा पॉलिटिक्स आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ऐसा है भी तो फिर 2024 को कैसे ये सीधा सीधा अफेक्ट करेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो ये कहा जाता है कि यूपीए से बदल के INDI किया है, तो अब आपको जब 2024 तक जाना है और नरेंद्र मोदी जैसे किरदार को, बड़े नेता को, नरेंद्र मोदी को अगर कहीं ना कहीं उनके सामने एक बड़ा कोई सवाल खड़ा करना है विपक्ष के नाते, तो ये विचार था कि क्या किया जाए। फिर कॉमन फैक्टर इस पूरे इंडिया गठबंधन में एक ही निकल कर आया, OBC वोट बैंक, बैकवर्ड क्लास वोट बैंक। वहीं से रणनीति निकली कि जातीय जनगणना की मांग होती रही, लगातार मांग की। अशोक गहलोत OBC नेता, उन्होंने मांग की, राहुल गांधी ने मांग की, तमाम नेता, नीतीश कुमार ने मांग की, सबने मांग करी। इस बीच में महिला आरक्षण आता है, फिर आप एक बार फिर अपनी मांग शुरू करते हैं कि आरक्षण आपने SC और ST को दे दिया, लेकिन आप OBC को भी आरक्षण दें। और इसी बीच बिहार का जनगणना निकल कर आता है। अब आप ये समझ लीजिए, आपने 2024 का जिक्र किया, जातीय जनगणना, लोगों को ये बताना, ये जो जातीय जनगणना के माध्यम से बैकवर्ड क्लास को, OBC या SC ST को ये बताना कि आप आज तक सिर्फ वोट बैंक रहे, आपकी साझेदारी नहीं हुई सत्ता में, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ सत्ता में। इसलिए जो आपका सवाल है शिखा कि क्या ये 2024 में काम करेगा, तो ये मूल मंत्र रहने वाला है इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का, नीतीश का, लालू यादव का, कि ये आज तक आप लोग को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। हम चाहते हैं कि आपका भागीदारी भी हो, रिप्रेजेंटेशन हो, और अगर एक लाइन में बात की जाए, जिसका जितनी हिस्सेदार, जिसकी जितना आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इसी नारे के साथ अब आप देखेंगे इंडिया गठबंधन 2023-2024 के मंच को लूटने का, चुनाव को जीतने का प्रयास कर रहा है।
अदिति, लेकिन फिर क्या देश की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी? क्योंकि अब जातीय जनगणना की मांग बिहार में तो नीतीश कुमार कर ही रहे थे, उड़ीसा में इसकी मांग हो रही है, झारखंड सरकार भी शायद इसे लेकर आ सकती है। तो क्या ये समझा जाए कि देश की राजनीति में एक ये मास्टर स्ट्रोक की तरह होगा, राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी? देखिए, जातियों के माध्यम से जो भी नेता जातियों की आड़ में जातियों को पकड़कर अपनी उन्होंने राजनीति चलाई है वो सक्सेसफुल रहे हैं। अब मंडल पॉलिटिक्स से पहले वाली राजनीति गरीबों की राजनीति होती थी, लेकिन मंडल कमीशन के आने के बाद वाली जो राजनीति है वो उसको कहा जा सकता है कि वो एक अलग तरीके की राजनीति हुई। फिर काफी सारे रीजनल पार्टीज भी निकल कर आई, तमाम चीजें हुई और उससे फिर पार्टियां जो राष्ट्र पार्टी थी उनका पूरा वोट बैंक का राजनीति बदली। तो अब इंडिया गठबंधन मंडल पॉलिटिक्स 2.0 पर है और अब इसका ब्रह्मास्त्र नरेंद्र मोदी अमित शाह कैसे ढूंढते हैं ये अलग मुद्दा है। लेकिन पहले होता था केवल गरीब, कि आपको गरीब को टारगेट करना है, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। लेकिन मंडल पॉलिटिक्स के आने के बाद, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद, आप बसपा की बात करें, आप सपा की बात करें, आप तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करें, ये सब लोग जाति के आधार पर बड़े बड़े पोस्ट पर भी रहे, राजनीति में बड़े कद पर रहे और लंबे समय राजनीति की। एक बार फिर इंडिया गठबंधन इसी मंडल पॉलिटिक्स 2.0 के जरिए 2024 का रण भेदना चाहता है। आगे भी सवाल आपसे पूछेंगे अदिति, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अंदर खाने की खबर ये है कि 2024 चुनाव से पहले इसे इंडिया गठबंधन की एक नई रणनीति के तौर पर अब देखा जा रहा है, क्योंकि जाति की तस्वीर जो नीतीश कुमार की तरफ से पेश किया जा रहा है ये क्या सिर्फ जातियों के लिए है, जातियों के उत्थान के लिए है, या फिर रणनीति है 2024? अदिति, आपसे भी मेरा सवाल यही कि क्या इंडिया गठबंधन के लिए एक नई रणनीति के तौर पर यह काम करेगा, यानी वोट बैंक में क्या ये तमाम मुद्दे बदल पाएंगे नीतीश कुमार के? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितने कन्विंसिंग तरीके से आप ओबीसी, देखिए आपने ये तो साबित कर दिया कि बहुत ज्यादा आपकी हिस्सेदारी है तो आपको भागीदारी भी ज्यादा मिलनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है यही एक। और ये आपको बता दें, जो लाइन थी सबसे पहले बसपा के फाउंडर काशीराम जी की लाइन थी, उसके बाद फिर लालू यादव, और अब लालू यादव की लाइन राहुल गांधी लेकर आगे चल रहे हैं कि अगर आपकी हिस्सेदारी इतनी है, आपको हमेशा वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो अब आपको रिप्रेजेंटेशन राजनीति में मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि अभिषेक मनु सिंघवी जो पार्टी कांग्रेस से आते हैं उनकी लाइन है वो कुछ और कहती है, वो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन शिखा, जैसे ये कहा गया है, इसी की छतरी को लेकर पूरा इंडिया गठबंधन घर घर तक ये बात कहेगा। और अभी आप 2024 से पहले 5 राज्यों के चुनाव में भी देखेंगे, बिहार में जाति जनगणना हुई और वैसे भी इंडिया गठबंधन कांग्रेस मानती है कि जेपी आंदोलन से लेकर बिहार से अगर कोई भी आंदोलन शुरू करना हो जिसमें राजनीति को बदल देने वाली बात हो तो वो बिहार से शुरू होता है। तो जाति जनगणना उन्होंने बिहार से शुरू की। अगले जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें भी इस पर चर्चा होगी और किस तरीके से वो ये बात कहेंगे। अगर हम बिंदुवार समझे तो पहला, अगर हम सिर्फ बिहार में हमारी गठबंधन में सरकार है तो हमने जाति जनगणना की, उसके बाद जहां जहां पे हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना करेंगे और उसके आधार पर आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा, अगर ये बात वो कन्विंस कर पाए तो कहीं ना कहीं ये जातियों की जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ा ताकत की तरह इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लिए हो सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि बार बार उनको ये बताना कि जो दूसरी पार्टी है, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने आपके बारे में ख्याल नहीं किया, बनिए और ब्राह्मणों के बारे में ख्याल किया, आप लोगों के लिए ख्याल हम कर रहे हैं, आप लोग केवल और केवल वोट बैंक थे। तो ये राजनीति पूरे इस इर्द गिर्द घूमेगी। अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी इस लाइन को छोटी करने के लिए कौन सी लाइन लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो एक लाइन और कह दिया ना अभी छत्तीसगढ़ में, जब अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई जाति मानी जाए तो गरीबी को मानी जाए, यानी एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया नीतीश कुमार की तरफ से। और ये पूरा मुद्दा जो है उड़ीसा फिर झारखंड, और कहा जा रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना करवाई जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी तो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने कहा कि गरीबी ही सबसे बड़ी जाति होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को होगा, या फिर जो जातीय जनगणना नीतीश कुमार की तरफ से हुई है इसका फायदा इंडिया को होता हुआ नजर आ रहा है, गठबंधन को? देखिए, गठबंधन को लग रहा है कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोट बैंक है, एससी वोट बैंक का शिफ्ट इन 5 राज्यों की राजनीति जो चुनाव में भी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं, पल पल की राजनीतिक गतिविधि को समझते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था शिखा, और मुझे पता था आप ये सवाल मुझसे पूछेंगी,
मैंने आपसे कहा था कि पहले मंडल पॉलिटिक्स से पहले गरीबी ही एकमात्र वोट बैंक हुआ करता था, गरीबों पर ही राजनीति हुई करती थी। चाहे फिर वो इंदिरा गांधी का समय हो जब ये कहा जाता था कि गरीबी हटाओ, और ये माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी है जो सिर्फ गरीबों के बारे में सोचती है। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि गरीबी ही एक तरह की जाति है और उसको हमको उभारना है। ऐसे में दो नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिए। देखिए, ये तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि एक हिंदुत्व वाली छवि है, और जब जब भी जरूरत पड़ती है वो उस छवि के साथ आगे जाते हैं। हिंदुत्व के अंदर सारी जातियां समावेशी हैं, सारी जातियां आती हैं, और अगर गरीबों की बात करें तो सारी जातियां आती हैं। उसमें एससी भी होंगे, ओबीसी होंगे, ब्राह्मण होंगे, बनी होंगे, तमाम जातियां हैं। ओबीसी में 2500 जातियां गरीबी में आती हैं, एससी एसटी के अंदर जो जातियां आती हैं, तो तमाम जो जातियां हैं वो इस सेक्टर में आती हैं। तो अब ये लंबी लाइन खींचने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कर दी है। जैसे जैसे लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जाति जनगणना की पॉलिटिक्स हावी होती जा रही है, प्रबल कर रही है, ताकतवर बना रही है इंडिया गठबंधन को, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी शिफ्ट लाभार्थी पॉलिटिक्स। लेकिन अदिति, एक छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी संक्षिप्त में, लेकिन इससे वोट पोलराइजेशन नहीं होगा क्या? वोट पोलराइज नहीं होगा क्या कि हिंदुत्व एक तरफ या फिर मुस्लिम आबादी एक तरफ या फिर हिंदू की कैटेगरीज एक तरफ? तो ये तो पोलराइजेशन ऑफ वोट है। आपने एक बयान सुना होगा जिसका आप जिक्र कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है। हुआ क्या? चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए। उनकी हिस्से पहले आप जनगणना कराओ, उनकी परसेंटेज चेक करो और उसके हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन दो। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को, हिंदू के अम्ब्रेला को आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधा सीधा जो आपका जवाब था वो यही था कि जब भी राजनीति होती है भारत में, इस तरह की स्थितियां होती हैं और वो पोलराइजेशन पर जाके लौट जाती है। देखना ये होगा कि क्या ओबीसी इस बार अपना हक और जिस तरीके से कन्विंस कर पाती है इंडिया गठबंधन, या एक बार फिर आप वो अम्ब्रेला जिसमें आप ये कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश ना की जाए और पूरा हिंदू एकजुट हो जाता है विपक्ष के खिलाफ, तो ये सीधा सीधा पोलराइजेशन होगा। लेकिन कर्नाटक में हमने रिवर्स पोलराइजेशन देखा था, पूरा मुसलमान पोलराइज हो गया था, तो उसे रिवर्स पोलराइजेशन कहते हैं। चलिए, तो उम्मीद मुझे लगता है अदिति बीजेपी को यही होगी कि रिवर्स पोलराइजेशन ही हो। फिलहाल अदिति, माफ कीजिएगा, वक्त की थोड़ी कमी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।